गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ए ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग का बारी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। और इससे पहले एड्स के बारे में जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिटेल में जानेंगे। और स्टूडेंट्स बता दूं कि इसके पहले हम लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़े थे। बाय द वे एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है एड्स भी। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अभी तक में ऑल ओवर द वर्ल्ड पेंडेमिक, जैसे कोरोना इतना बड़ा पेंडेमिक है अभी, लेकिन कोरोना से ज़्यादा लोग मरा है एड्स के कारण अभी तक का जो रिकॉर्ड है। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज अभी तक नहीं निकला है। हाँ, अगर टाइम से पता चल जाए, अगर समय पे अर्ली डिटेक्शन हो जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसे रोका जा सकता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है पेशेंट डाइड नॉट बिकॉज ऑफ द एड्स बट विथ द एड्स। क्योंकि एड्स किसी प्रकार का बीमारी एक तरह से कहें तो नहीं है, बस करता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम को सही से रहने नहीं देता। और परिणाम होता है कि हजारों प्रकार का बीमारी पकड़ता है जो कि छूटता नहीं है। तो इसमें जो मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि पता है कि वायरल डिजीजेज का कोई मेडिसिन नहीं होता, ओनली वैक्सीन होता है, या तो हमारा बॉडी खुद ठीक करता है। तो इसका तो कोई मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं मार्केट में। तो जो कोई दूसरा बीमारी पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी जुकाम पकड़ा तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर फीवर वगैरह पकड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बट एड्स का अभी तक में कोई इफेक्टिव, ऐसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत सारा चीज़ मिला है, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं मिला। तो इसीलिए ऐसे जितना अभी तक में ट्रीटमेंट मिला है हम लोग उसे देखेंगे। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर मान लो बीमारी पकड़ लेगा उसके बाद ठीक करवाएंगे, इससे बेटर है बीमारी पकड़े ही नहीं। और इसमें जागरूकता की भी जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना है। सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव। और इससे पहले हम थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ विशेष दिखलाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ विशेष में वायरस, इन रियलिटी वायरस होता कैसा है इसे देखना है। जस्ट ए मिनट, यू कैन सी नाउ। दिख रहा है तुम लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को। ये कोरोना वायरस है। ऐसे ये बहुत बड़ा साइज है, इसे मैं छोटा कर रहा हूँ। अब देखो, इसे घुमा के देख सकते हो ऐसे। इसके बारे में, कोरोना वायरस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज शाम को हमारा 9 बजे से जो फर्स्ट ईयर का क्लास होता है उसमें आज वीडियोस एंड पीरियड्स, मतलब वायरस के बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो तुम लोग को भी अगर इसके बारे में जानना है तो शाम वाला क्लास अटेंड जरूर करना, ठीक है जी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक और देख लो इसी के साथ ही, ये कोरोना वायरस का ही दूसरा फॉर्म है। ये भी देख लो कि किस प्रकार से ये कोरोना वायरस अपने को नज़र आता है। सभी को नज़र आ रहा होगा। इसको घुमा फिरा के जैसे मर्जी है वैसे देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो भी देख रहे हो दिस इज द 3D मॉडल। ओके, ये 3D मॉडल। क्लियर? थोड़ा सा और भी दूसरा दिखलाते हैं। ये 3D मॉडल है, ये इसे घुमा फिरा सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मीजल्स वायरस दिख रहा है तुम्हें, मीजल्स वायरस। यही है मेन विलन जो कि मीजल्स फैलाता है। दिख रहा है? इसे मैं घुमा रहा हूँ, मेरे हाथों से ये घूम रहा है, मेरे हाथों के द्वारा घुमाया जा रहा है। तुम लोग भी अपने मर्जी से घुमा सकते हो। और अभी तक में जो आया हुआ है, नफीसा, विराज, तृष्णा सैकिया, सौरभ देवनाथ। ओके, तो ये है अपना। और भी ये सारा 3D मॉडल्स के साथ में हमारे पास जो अवेलेबल है ये 3D मॉडल्स। 3D मॉडल के अलावा और भी अपने पास में बहुत कुछ है। एड्स वायरस भी है 3D मॉडल्स का, मतलब एड्स का भी 3D मॉडल है। और भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग जस्ट अभी कुछ देर में पढ़ने वाले हैं।
और डिटेल वायरस के बारे में अगर जानना है तो जो आज रात में 9 बजे से क्लास है उसे अटेंड जरूर करना, क्योंकि उसी में ये सारा डिटेल आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट अस मूव तो सी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे बारे में तो पता है सभी को, जिसको नहीं पता है जो आज पहली बार आया हो जान लो। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड एमएड बायोलॉजी टीचर इन VVHSS गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, साउथ नॉर्थ ईस्ट स्लेट क्वालिफाइड, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education, 12 research papers in international journals published. Let us see, ये हमारा टाइम टेबल है जो हमारा डेली का शेड्यूल हुआ करता है। 8 बजे से सुबह में UGC नेट का क्लास हुआ करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, वो नीट के लिए नहीं है। नीट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है नीट बायोलॉजी, जो अभी चल रहा है शाम को 7 बजे से, ये 12th का हुआ करता है, सेकेंड ईयर का, जिसमें कि अभी चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 9 बजे से, फिर रात में 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी, मतलब नीट के क्लास के लिए और क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड, और उसमें चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आज है उसमें वायरस, इसीलिए हम बताएं कि आज लास्ट होगा उसमें, तो तुम लोग उसमें अटेंड कर सकते हो। कमिंग टू द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सवाल आता है कि क्या होता है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. ये एक्वायर्ड नाम से लग रहा है, एक्वायर्ड मतलब अपने लाइफ टाइम में किसी औरों से ये डिजीज को लिया जाता है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड कहते हैं। दूसरे मतलब ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, ये जन्म से हेरिडिटी भी डिजीज नहीं है, कॉन्जेनाइटल डिजीज भी नहीं है, इसे हमें लेना पड़ता है, किसी ना किसी और से लेना पड़ता है। गुड इवनिंग सोनिया सेत्री। और स्टूडेंट्स इसके बारे में, एड्स के बारे में डिटेल जानने के लिए तुम लोगों को थ्रू आउट रहना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। तुम लोगों में से बहुत सारे क्लास के बीच में चले जाते हो, फिर से लास्ट में आ जाते हो, ऐसा नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक रहना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इसमें मेन रूप से क्या होता है, इसको सिंड्रोम कह रहे हैं हम लोग। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें कई सारा सिम्टम्स हो करता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कोई एक नहीं है। जिससे कुछ देर पहले भी बोले थे, ये कोरोना वायरस अलग है और एड्स वायरस अलग है। एड्स में क्या होता है, कोरोना वायरस में कोरोना खुद बीमार करता है, लेकिन एड्स वायरस में एड्स बीमार नहीं करता, ये हमारे इम्यून सिस्टम को शॉर्ट कर देता है, खत्म कर देता है। नाम ही है क्या, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, कम कर देता है, जिसका परिणाम होता है कि कई प्रकार का बीमारी पकड़ता है, एक नहीं ग्रुप्स ऑफ डिजीजेज पकड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ एड्स। ये एड्स फैला कैसे है, कैसे ये एड्स आया है, इसके बारे में अपने को जानना है जरूरी, क्योंकि कई बार हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जीके में भी आता है और अपना नीट का एग्जाम में तो डेफिनेटली आता है, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एड्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन होमोसेक्सुअल्स इन USA, दैट इज हटाई इन 1981। जो गे कम्युनिटी यूएसए में गे कम्युनिटी था, तो इसीलिए ये सबसे पहले गे कम्युनिटी यूएसए में मिला था 1981 में। तो गे कम्युनिटी में इम्यूनो डेफिशिएंसी हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले यही माना जाता है कि वहां पर होमोसेक्सुअल्स में ही ये सिर्फ फैलता है। उसके बाद क्या हुआ, ये 1983 में ये बात है 1981 में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में नजर आया। उसके बाद 1983 में इन पेरिस। स्टूडेंट्स मैं सभी को सुनाई पड़ रहा हूं ना, सभी को मुझे सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल टू ऑल? कैन यू लिसन मी ऑल? ओके, तो ये क्या हुआ 1983 में पेरिस में, इन पेरिस लक मोन्टाजनियर डिस्कवर्ड द एड्स वायरस एंड नेम्ड इट लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, दैट इज LAV। ये एब्रीविएशन है जो कि सबसे पहले नाम दिया गया था, मतलब स्टार्टिंग में से LAV के नाम से जाना गया था। LAV का फुल फॉर्म लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ये किसके द्वारा, ये पेरिस में मिला था लुक मोन्टाजनियर के द्वारा। ठीक है, मोन्टाजनियर के द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था, नाम दिया गया था LAV। उसके बाद इन 1984 इन USA
Robert Gallo discovered the AIDS virus independently and named it human T lymphocytotropic virus, that is HTLV3. HTLV3 क्या है? HTLV3 का फुल फॉर्म ह्यूमन टी लिम्फोसाइटोट्रोपिक वायरस 3, और ये दिया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट गैलो के द्वारा। रॉबर्ट गैलो के द्वारा, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इंडिया में, इन इंडिया एड्स वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ सेक्स वर्कर्स इन चेन्नई इन 1986। इंडिया में सबसे पहले 1986 में मिला था सेक्स वर्कर्स के बीच में, और ये चेन्नई में मिला था। और 1986 में ही इन इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस नेम्ड इट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, डेट इज HIV। कौन दिया था? इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इन 1986 में इसको फाइनल नाम HIV दिया गया। ये है इसका ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है इसका डिजीज। इस डिजीज का अभी तक वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं मिल पाया है। जैसे कि तुम लोग कोरोना में देख रहे हैं, तो कोरोना का जो वैक्सीन ले लिया है उसे भी इन्फेक्शन डाल है, लेकिन फिर भी सारा स्ट्रेन एक ही से मिलता जुलता है। लेकिन एड्स के केस में ऐसा नहीं है, सारा स्ट्रेन, जितना भी म्यूटेटेड स्ट्रेन बनता है, सब अलग अलग बनता है, और उसके ऊपर वायरस वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता, और जिसका परिणाम है कि अभी तक उसका इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बन पाया। और दूसरा चीज का वैक्सीन बन पाया, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बन पाया है, और तुम लोग अगर अभी तक नहीं लगवाए हो तो डेफिनेटली लगवा लो, क्योंकि वो इससे, जैसा ये खतरनाक है वैसा ही वो भी खतरनाक है, और वो अपने कारण मारता है। क्या बोले? एड्स के कारण कोई नहीं मरता, एड्स से मरता है, मतलब एड्स के साथ मरता है, एड्स के कारण नहीं मरता कोई। लेकिन हेपेटाइटिस बी में ऐसा केस नहीं है, हेपेटाइटिस बी के कारण नहीं मरता है, वही बीमार बनाता है जो कि लीवर का इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है बच्चों, एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस डेट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो होता है, अब हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स के बारे में देख रहे हैं। एड्स किसके द्वारा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। मतलब HIV वायरस का नाम है, और ये वायरस जो डिजीज कॉज करता है, जो सिंड्रोम कॉज करता है, उस सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं एड्स। HIV belongs to the family of Retroviridae that is capable of reverse transcription। ये रिट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि रिट्रोविरिडी से जो भी बिलोंग करने वाला वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में एबल होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? वो DNA से RNA बनाने की प्रोसेस को, नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर RNA से DNA, उल्टा RNA से DNA बनता है तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला जितना भी वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। जैसे कि ये मेरे पीछे एक फिगर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये एड्स वायरस आके सेल के साथ अटैच्ड होता है, सेल के साथ अटैच्ड हुआ ह्यूमन सेल के साथ में। अब इसी के साथ में वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और अब यहाँ पर ये उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। एड्स जो है HIV RNA वायरस है, कोरोना भी RNA वायरस है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो HIV RNA वायरस है, तो RNA आया इसमें, अब इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर ये अपना DNA बनाता है। बता दूं, ये वायरस ऐसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, आज शाम को जरूर क्लास अटेंड करना 9 बजे से जो है। तो उसमें एक्चुअली में वायरस, जैसे इंसान है, कोई जीव जंतु है, तो जो जीव है या तो दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म देखे, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई सब्सटेंसेस लिविंग है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, रिप्रोडक्शन होता है, चल बोल सकता है, उसे लिविंग कहते हैं। लेकिन जिसमें ये सब नहीं होता उसे नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन ये वायरस जो है लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ये दोनों के बीच में है। इसको कंप्लीट लिविंग भी नहीं कह सकते, कंप्लीट नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। ऐसा कुछ ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो वायरस है ना, जो जेनेटिक मटेरियल, ये पहले सेल के अंदर हुआ करता, बहुत पहले जिस समय की डेवलपमेंट हो रहा था ऑर्गेनिजम्स का, उस समय क्वासरवेट्स वगैरह जो हुआ करता था, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल ही डेवलप किया था ओशन वाटर में, समुद्री पानी में। उसके बाद धीरे धीरे हजारों वर्ष लगा और वो कवर उसके ऊपर बना, और बन गया वो क्या, एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट सेल जिसे कि प्रोकैरियोटिक सेल कहे,
उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बना और धीरे 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 इवोल्यूव होते होते हम लोग बन गए। लेकिन ये माना जाता है, ऐसा मान्यता है कि ये जो वायरस है ना, तो ये कोई सेल हुआ करता था, किसी कारण से सेल के न्यूक्लियस के अंदर से ये डीएनए आरएनए बाहर आ गया। ठीक है, तो पहले जो जेनेटिक मटेरियल पानी में हुआ करता था वो खुद रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कर लेता था अपने आप, उसके पास सारा फैसिलिटी अवेलेबल था, उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट था जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारा चीज करवाता है। लेकिन जब वो सेल के अंदर आ गया तो अब उसके पास ये कैपेसिटी खत्म हो गया। लेकिन अब ये जो जेनेटिक मटेरियल सेल से बाहर आ गया, अब इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप रिप्रोडक्शन कर ले, मतलब एक डीएनए या आरएनए से कई सारा डीएनए आरएनए बना ले, नो कैपेसिटी। और ये सेल ही नहीं है, तो इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसा ही बच्चा पैदा करने के लिए इसे सेल चाहिए। वो किसी सेल के अंदर जाएगा तभी जाके ये रिप्रोडक्शन कर सकेगा, और इसीलिए वो किसी होस्ट सेल में जाता है। बहुत ही खतरनाक है। किसी होस्ट सेल में जाता है और वहां पर ये अपना प्रक्रिया चालू करके काम तमाम कर देता है ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है? तो ये प्लांट सेल को भी पकड़ता है, एनिमल सेल को भी पकड़ता है, सभी को पकड़ता है, और ह्यूमन बींग्स के सेल को भी पकड़ता है। मतलब सबका अलग अलग होता है। जिसका जो होस्ट होता है, आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं, इसका एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है। तो जिसके अंदर वो बाइंडिंग साइट होता है जिस सेल में, ये उसी से बाइंड कर सकता है। जैसे तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट पूछा था कभी कि कोरोना वायरस सिर्फ इंसान को ही पकड़ता है, क्यों? कुत्ता बिल्ली को क्यों नहीं पकड़ता? इतना सारा कुत्ता हो गया रोड पे, कुत्ता को भी कोरोना पकड़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअली है कि वो जो कुत्ता में वो जो बाइंडिंग साइट होता है, जैसे ये जो देखे ना, इसका बाइंडिंग साइट जिस जिस सेल पे होता है, तो किस किस सेल में एड्स का बाइंडिंग साइट होता है, अभी हम दिखलाने वाले, कुछ देर के बाद आएगा। तो वैसे ही तो बाइंडिंग साइट जिसमें होगा उसी को पकड़ेगा। तो स्पेसिफिक वायरस के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट अलग अलग प्रकार के जीव जंतु में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। इसीलिए जो प्लांट वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वो एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता, और जो एनिमल वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। अब जैसे कभी सुने हो कि किसी आम के पेड़ को एड्स पकड़ लिया, सुने हो ऐसा कभी? या कभी सुने हो कि कुत्ता को कभी एड्स पकड़ लिया, इस एरिया में कुत्ता घूम रहा है, सबको फैला रहा है, ऐसा कभी सुने हो? नहीं सुने। नहीं तो अगर कुत्ता के द्वारा फैलता था तो पूरा एरिया को ही कुत्ता बना के मार देता वो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुत्तों में एड्स नहीं होता, या कुत्तों में ये कोरोना भी नहीं होता, क्योंकि उसमें ये बाइंडिंग साइट ही नहीं है। देखते हैं हम लोग अभी। तो अब क्या है कि ये वायरस का स्पेसिफिक काम क्या है? वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, जो कि और जीव जंतु या बैक्टीरिया फंगस सब खाना खाता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है। वायरस को कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? सिर्फ उसे बच्चा पैदा करना है। और बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल उसको कहां से मिलेगा? पकड़ेगा, ह्यूमन बींग्स को पकड़ेगा, प्लांट को पकड़ेगा, एनिमल को पकड़ेगा। क्या करता है ये? एड्स का हो चाहे जो भी हो, पार्टिकुलरली एड्स वायरस ह्यूमन बींग्स का सेल को पकड़ता है, उसे अपना होस्ट बनाता है, और होस्ट बना के जितना भी मशीनरी है ह्यूमन सेल का उसको कंट्रोल कर लेता है वो। अब ह्यूमन बींग्स के सेल को ही वो यूज करता है, ह्यूमन बींग्स के ही डीएनए को यूज करता है, ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है, ह्यूमन बींग्स के ही सारा चीज को यूज करता है, और वो अपना बच्चा पैदा करता है। बच्चा पैदा किया, निकला, फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। यही काम वो करते रहता है। मतलब उसका सिर्फ एक ही मंजिल है, एक ही एम है। खाना तो खाता नहीं है, जिंदा ही नहीं है वो, खाना तो खाता नहीं है, पानी तो पीता नहीं है, सोना उसके नसीब में ही नहीं है, तो करना क्या है? बच्चा पैदा करना। They only reproduces, viruses only used to reproduces, and there is no any other works for the virus because they are non-living. Okay, let us see. It belongs to genus lentivirus. ये lentivirus genus से belong करता है। Small virus causing slow viral diseases within the Retroviridie family. ये जो लेंटीवायरस है, ये स्मॉल वायरस कॉजिंग स्लो वायरल डिजीजेज होता है। मतलब जो भी इसे लेंटीवायरस से बिलोंग करता है, स्लो वायरल डिजीजेज, जो भी रिट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला मेंबर्स है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का ये है स्ट्रक्चर 2D में। पहले 2D देख लो, उसके बाद हम तुम्हें 3D दिखलाएंगे। इसका क्या क्या होता है? HIV is a spherical and appears like a saucer ball having a diameter of 100 nanometer or 10 to 9 meter. ठीक है, मतलब ये 100 नैनोमीटर, इसको हम लोग, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा, 10 to power minus 9 मीटर, इसको ऐसे लिखा है 100 नैनोमीटर या 10 to power minus 9 मीटर।
ठीक है, तो ये इस प्रकार का इतना छोटा साइज है, इतना छोटा है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप या जो मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें नजर नहीं आने वाला। ये सब माइक्रोस्कोपिक वायरस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। बोले तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा इसको देखने के लिए। रात वाला क्लास में जो है 9 बजे उसमें हम दिखलाएंगे डिटेल में। HIV में जो होता है ये 4 पार्ट से बना हुआ है ह्यूमन HIV वायरस। क्या क्या है? आउटर एनवेलप, ये जो बाहर का जो देख रहे हो कवरिंग, ये आउटर एनवेलप है। उसके बाद इनर कोर, अंदर का जो एरिया है इसे इनर कोर हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो कि इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है, ये जो देख रहे हो ऐसा वाला, ये है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट के लिए होल्ड करो और हम तुम्हें दिखला रहे हैं, यहीं पर रहना है, जाना नहीं। होल्ड करने का मतलब कि एड्स वायरस कैसा होता है। रेनबो इवन इन नाइट। हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास फैसिलिटी है कि कुछ वैसा चीज जो कि हम अपना स्क्रीन को तुम्हें नहीं दिखलाना चाहते, क्योंकि इस इंटरमीडिएट के दौरान में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा हैकर्स भी देख रहा होगा, तो मेरा प्रोसेस अगर हैकर्स देख लिया तो मेरा सिस्टम को हैक कर लेगा। इसीलिए जो कि लोगों को नहीं दिखलाना है उस समय ये रेनबो दिखला देते हैं। ठीक है अंकित, रॉयल अंकित, हैकर से भी तो बचना है। मेरा वेबसाइट ऐसे भी अभी तक में 3 बार हैक किया जा चुका है। त्रिभुवनकुमारभारती.com को ऑलरेडी 3 बार हैक किया जा चुका है। इस बार जब होगा तो वो 4था बार होगा। तो थोड़ा बचने का कोशिश करते हैं अपना स्क्रीन, ताकि नहीं दिखलाएं किसी को। तो ये सिस्टम लगाते हैं, अगर कुछ ऐसा करना है तो सिस्टम स्क्रीन को कवर कर दिया करते हैं। लेट अस सी। तो अब ये सारा चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये उसका, ये जो देख रहे हो ये इसका 3D मॉडल है। HIV का 3D है, ये तुम्हें क्लियर कर देगा कि ये कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटर एनवेलप को। HIV हैज एन आउटर एनवेलप मेड अप ऑफ लिपिड्स हैविंग मेनी नॉब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक रेगुलर जैसे तैसे नहीं है, जो तुम लोग अभी तक सोच रहे होगे कि ये जैसे तैसे जहां तहां हुक बना हुआ रहता है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जैसे तैसे नहीं, एक रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दीज ग्लाइकोप्रोटीन जो कि बना हुआ रहता है किसका? लिपिड्स का। हाँ, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ये बना हुआ रहता है। दीज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला नंबर GP120, मतलब सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं GP120, और दूसरा होता है GP41 जिसे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो वैसा प्रोटीन जो कि सिंपली स्क्रीन पे है, मतलब कवर के ऊपर ही है, उसे सरफेस ग्लाइकोजन, उसको GP120 कहते हैं, जो अंदर तक गया हुआ है। ये सब जो एक तो है कि ऊपर में ही है, और एक देख रहे हो कि अंदर तक गया हुआ है। तो जो अंदर तक गया हुआ, आर पार कर गया है, उसे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार का प्रोटीन किस प्रकार से होता है, जब हम लोग सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे तो। और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, सेकेंड ईयर में, क्योंकि तुम लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, लेकिन जो नहीं पढ़े हो तो कुछ ही दिन के बाद साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर में, क्लास 11 में, वहाँ पर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नीट में वो सारा भी आएगा। नाउ कमिंग टू द HIV स्ट्रक्चर में इनर कोर, जो हम देखे थे अभी, इनर का कोर क्या होता है? विद इन द एनवेलप देयर इज अ प्रोटीन कोर मेड अप ऑफ 2 कोट्स। यहां पर देखो, ये जो एनवेलप है 2 कोट का बना हुआ है, एक येलो कलर का दिख रहा है, एक तुम्हें रेड कलर का दिख रहा है ना। सो इन आउटर P17 कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन, जो सबसे बाहर वाला है उसे P17 कहेंगे, जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाता है। और एक अंदर वाला होता है जिसे कि P24 कहलाता है, जिसे कैप्सिड प्रोटीन भी कहते हैं। P24 इज एन एंटीजेनिक कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीजेनिक होता है ताकि इसके ऊपर कोई दूसरा एंटीबॉडीज वगैरह काम ना करे। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड 24 एंटीजन, इसलिए इसको 24 एंटीजन भी कहते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू द जेनेटिक मटेरियल, जो अंदर में, सबसे अंदर में ये वाला पोर्शन जो है, ये जो देख रहे हो, ये जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड होता है RNA का। कौन कौन होता है? विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर 3 एंजाइम्स। अब HIV का एंजाइम्स भी, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इसमें चौथा कंपोनेंट्स क्या था? प्रोटीन के अलावा एंजाइम्स। विद इन द प्रोटीन कोर 3 एंजाइम्स। कौन कौन? एक तो एंजाइम होगा इसमें, मेरा पेन किधर गया भाई, इधर है। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये करता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेन एंजाइम यही है जो कि होस्ट, जिस
होस्ट में भी ये गया उस होस्ट को कैप्चर करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ HIV। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स द RNA ऑफ HIV इनटू DNA विद इन द ह्यूमन सेल। मतलब ह्यूमन में जो गया है उसमें DNA बना लेता है RNA से। अब क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ RNA टू द DNA इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये DNA है, DNA से जब RNA का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर RNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, यह RNA, अगर RNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सिंस HIV कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, HIV इज कॉल्ड रिट्रोवायरस। क्योंकि यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है HIV में, इसीलिए इसको क्या रिट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा कौन सा एंजाइम है, 4 एंजाइम पढ़े थे ना, दूसरा इसमें जो एंजाइम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट DNA। इंटीग्रेज क्या करता है, वायरल जीनोम को होस्ट DNA के साथ मिला देता है, मतलब इंटीग्रेट कर देता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि मेरा है कि चोर का है, मतलब ह्यूमन सेल जो है ये डिटेक्ट ही नहीं करता, क्लासिफाई नहीं करता, क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेज है ना वो मिक्स कर देता है, मिला देता है, मतलब बोले तो भेजा ही खराब कर देता है सेल का। अगला है प्रोटीएज। थर्ड जो एंजाइम होता है इसमें प्रोटीएज, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म विद इन द होस्ट सेल। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है उसको ये तोड़ देता है होस्ट सेल के अंदर। नाउ अब टाइप्स ऑफ HIV। HIV मेन रूप से 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, HIV-1 और HIV-2। ये स्ट्रेन नहीं है, टाइप है। स्ट्रेन तो हजारों प्रकार का अभी तक में डेवलप हो गया, 1981 से लेके अभी तक में हजारों प्रकार का स्ट्रेन हो गया है, और उसका नोमेनक्लेचर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे तुम लोग कोरोना वायरस का देख लो, भी आया हुआ सिर्फ 2 साल हुआ है और कितना सारा स्ट्रेन बन गया, चाइनीज स्ट्रेन, UK स्ट्रेन, तो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, रशियन स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, मुंबई स्ट्रेन, हैदराबाद स्ट्रेन, कितना सारा, सबका एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नाम है। सो HIV-1 इट इज हाईली वायरुलेंट एंड इजीली ट्रांसमिसिबल। ये जो HIV-1 है काफी वायरुलेंट होता है, बहुत स्पीड में इन्फेक्शन फैलाता है, जबकि HIV-2 जो है वो उतना वायरुलेंट नहीं होता, उतना ज्यादा स्पीड में इन्फेक्शन नहीं फैलाता और उतना ज्यादा फैलता भी नहीं है। HIV-1 इज मोर कॉमन एंड सीन इन इंडिया, डेट इज एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। HIV-1 इंडिया में पर्टिकुलरली मतलब एशिया, अमेरिका और यूरोप में मिलता है, और जबकि HIV-2 ओनली अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। अब फिर से HIV-1 को 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, कौन कौन सा, MNONP, जबकि HIV-2 को 8 ग्रुप में, कौन कौन, A से लेके H तक, ABCDEFGH 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लगभग 90% जो एड्स है वो HIV-1 के कारण हुआ है। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा देश है जहां पर कि इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, इंडिया, HIV-1 के कारण होता है, इसीलिए इसका रेट ज्यादा है। अमेरिका में भी है, डेवलप कंट्री में थोड़ा ज्यादा है, और इंडिया में जो बताए थे ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही चल रहा है, तो क्योंकि जैसे तैसे जो मन सो है, बोलना मना है, आपस में बातें करना मना है, लेकिन करना है अलाउड है, मतलब चोरी छुपके से। तो जिसका परिणाम है कि ये हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक में दुनिया में कोरोना से जितना आदमी मरा है उससे कहीं ज्यादा आदमी मर चुका है एड्स के कारण, और अभी भी इन्फेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड है अभी भी। अब सवाल आता है कि ये ह्यूमन बींग्स में HIV आया कैसे, HIV जो वायरस है ह्यूमन बींग्स में आया कैसे, तो ये महान जी हैं, महान आत्मा, इसी से आया है। देखने में कितना मासूम लगता है, ऐसे ये फैलाया नहीं, इसके अंदर ये तो खुद इससे ग्रसित है HIV से। क्या हुआ, मतलब ये अफ्रीकन मंकी, अफ्रीकन ग्रीन मंकी, ये ग्रीन कलर का हुआ करता है, अफ्रीका में होता है, जिसमें एक वायरस होता है सिमियन वायरस, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है इसका, याद रखना है, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन में क्या, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसमें जो होता है सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये करता क्या है, वेरी सिमिलर टू HIV है। इट इज बिलीव दैट दिस मंकी बाइट और स्क्रैच सम ह्यूमन बींग्स। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है किसी पगला गया था, कभी पगला गया तो किसी इंसान को आके काट लिया और उसी से फैल गया।
कुछ का कहना है कि ये नछोड़ लिया था, नाखूनों से नछोड़ लिया, उससे इन्फेक्शन आ गया ह्यूमन बींग्स में। और कुछ का कहना है कि घाव से, ये जो काट लिया था ना, उसी काटने से जो उसके मुंह से या उसके नाखून से जो निकला था वायरस, उसी से फैला। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो कोई नहीं जानता, बस ये एक तरह से कहे कि एक थ्योरी है ये, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनलिटी में कैसे आया नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअली में पता नहीं चला ये कि किस प्रकार से आया है। कुछ लोगों का कहना है कि 1950s में, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब विश्वास है, मान्यता है कि 1950 में किडनी ऑफ द अफ्रीकन मंकी वाज यूज टू प्रिपेयर ए पोलियो वैक्सीन, कि 1950 में अफ्रीकन मंकी का किडनी यूज किया गया था पोलियो वैक्सीन बनाने में, और उसी से वो जो वैक्सीन बना था ना, लगभग 3,25,000 लोगों में ये वैक्सीन दिया गया था, मतलब बच्चों में। और हो सकता है कि ये SIV सिमियन इम्यूनो वायरस, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस उसी समय 1950 में ही अफ्रीकन बच्चों में आ गया थ्रू द पोलियो वैक्सीन, और उसी से ये ह्यूमन बींग्स में एंटर कर दिया। और ये जो है ना सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो आया था, बहुत दिन तक ह्यूमन बींग्स में रहा था SIV के फॉर्म में, वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाया, लेकिन वो अपने आप में म्यूटेशन किया और अपना नाम बदल लिया, मतलब म्यूटेशन किया और म्यूटेशन करके बन गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि आज इसी नाम से पॉपुलर है और फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अभी कुछ दिनों से कोरोना फेमस हो गया, लेकिन कोरोना के पहले तक एड्स ही फेमस था, और अभी भी कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोना का वैक्सीन बन गया। जब पूरा दुनिया कोरोना वैक्सीन ले लेगा, हाँ रॉयल अंकित, फर्स्ट तुम लोग को स्टार्टिंग में, या हो सकता है तुम लेट से आए होगे, पहला जो डिटेक्ट किया गया था और पूरे दुनिया को पता चला 1981 में गे कम्युनिटी में अमेरिका में मिला था। 1981 में, ये जो देख रहे हो ना, ये थ्योरी है, ऐसा मान्यता है। यहाँ क्या है, सम पीपुल्स बिलीव, ऐसा मान्यता है, कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो सबसे पहले मिला था HIV, वो गे कम्युनिटी, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी USA में ही मिला था। डेफिनेटली बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे। और जिसका छूट गया है तो थोड़ा कोशिश करो आगे दिन से रेगुलर रहने का, हमारा सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो और ये सारा चीज़ जो भी पढ़े इसका PDF मिल जाएगा बाद में, है ना, क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो PDF रहेगा, और उसे PDF को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। बोले तो कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। मेरा 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, गहन अध्ययन का परिणाम है ये स्टडी मटेरियल। और आगे इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना है, जो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ करेगा, बीच बीच में क्विज होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना है। और NCERT बुक को जितना बार हो सके उतना बार पढ़ना है। ठीक है बच्चे, लेट अस मूव। नहीं, मान्यता है, ठीक है रोयल। सो HIV का इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV कैसे फैल सकता है, मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों में कैसे जा सकता है। अगर लार्ज क्वांटिटी इन ब्लड, ये जो है HIV सबसे ज्यादा, जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है ब्लड में रहता है। जो सीमेन होता है, कहाँ हो गया भैया, उसका जो सीमेन होता है ना, सीमेन स्पर्म, उसमें होता है। उसका प्री सेमाइनल फ्लूइड में भी रहता है, सेमाइनल फ्लूइड के पहले जो निकलता है इजेकुलेशन के टाइम में, उसमें भी रहता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट, जो कि उसके बाद वेजिनल फ्लूइड में भी रहता है और सेंट्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी रहता है। अगर किसी पर्सन में ये सारा चीज़ का ट्रांसफर होता है, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। और कुछ अमाउंट में, पूरा नहीं, लोड कम रहता है, किसमें, टीयर्स में कम रहता है, लेकिन होता है, सलाइवा में रहता है, ब्रेस्ट मिल्क में रहता है, और इन्फेक्टेड पर्सन्स के यूरिन में भी रहता है ये HIV। लेकिन ये सारा चीज में थोड़ा कम अमाउंट में रहता है, इसीलिए इससे ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता। और अभी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है वो अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल रहा है सबसे ज्यादा, और भी दूसरा चीज है। लेकिन जब तुम स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो पता चलेगा कि सीमेन के द्वारा ही ज्यादा फैल रहा है। आगे है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में ही बाय इंटीमेट सेक्सुअल इंटरकोर्स, नंबर 1 पे है ये। मतलब इंटीमेट सेक्सुअल इंटरकोर्स जब किया जाता है तो उस समय ये फैलता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में फैलता है। ड्यूरिंग प्रोसीड्योर्स में फैलता है, मतलब जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवाया जा रहा है और कुछ होता है तो उस समय फैलता है।
और अगला है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू चाइल्ड, मतलब ट्रांसप्लांटेंटल ट्रांसमिशन। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में भी फैलता है प्लासेंटा के द्वारा। मान लो अगर प्लासेंटा से बच भी जाता है तो जिसमें डिलीवरी होता है ना, तो बच्चे का आंख जो है, आंख का पुतली, ये आंख के नीचे में यहाँ पर वो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो भेजिनल लेयर से, जो भेजिनल, क्योंकि भेजिनल फ्लूइड में भी रहता है और हाई अमाउंट ऑफ एड्स वायरस HIV रहता है, तो वहाँ से बच्चे में फैलता है। इसलिए नॉर्मली अगर इन्फेक्टेड मदर है तो थ्रू सर्जिकल मेथड, सीजरिंग मेथड से ही डिलीवरी करवाया जाता है ताकि एड्स से बच्चे को बचाया जा सके। नेक्स्ट अब आता है इंटीमेट सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। इंटीमेट सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये फैलता है। तो ये क्या है? HIV स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आता है तो डेफिनेटली फैलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई सारा प्रोसेस है। अगर होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट है तो उसमें भी फैलेगा, अगर हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसमें भी फैलेगा, विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में ज़्यादा फैलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी के साथ भी करने से हो। यहाँ पर इसीलिए टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन्स। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ तब होता है। लेकिन अपने को तो ये नहीं पता चलता ना कि जो जिसके साथ तुम कर रहे वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड होता है। सिम्टम तुरंत में ये शो नहीं करता। सिम्टम करने में 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। इन्फेक्शन HIV आ गया है किसी पर्सन के अंदर, लेकिन इमीडिएट पता नहीं चलता क्योंकि उसका कोई सिम्टम शो नहीं करता। सिम्टम शो करने में 5 साल, 10 साल या इवन उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस बीच में वो जितना पार्टनर के साथ भी इंटरकोर्स करेगा वो सभी को फैलेगा। ठीक है ना। अब दूसरा है क्या? फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड। अब इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलता है। तो क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्लड से कैसे फैलेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब फैलाए, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसमें अगर कोई, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तो और उसमें से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उससे ये एड्स हो जाएगा जिसको जिसको ब्लड दिया जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ जो देख रहे हो ये ड्रग्स लेने का प्रोसेस है। इंट्रावेनस ड्रग होता है। ऐसे जो लेने वाला है वो सब मेरे से ज़्यादा बढ़िया से बता पाएगा, लेकिन ये खतरनाक है। तो क्या होता है कि इंट्रावेनस जो ड्रग लिया जाता है, तो उसी इंजेक्शन से, उसी सिरिंज से एक आदमी लिया, वही बढ़ा देता है अपने दोस्त को भी इंट्रावेनस ब्लड ड्रग्स के लिए। नशा जैसे कुछ लोग दारू पीता है ना, तो कुछ महान आत्मा लोग ऐसा भी होता है जो कि इंजेक्शन के थ्रू नशा करता है। सोचो कितना खतरनाक है, मतलब आराम से नशा करने के लिए कुछ भी कर लेगा। बाप रे, ऐसे सबको ऐसा नहीं होता। तो सर्जरी के टाइम में जो सिरिंज वगैरह यूज किया जाता है ना, कटिंग वुटिंग ये वो जो किया, उसमें भी फैलता है। और कुछ लोग शौकिया लोग होता है। एक तो ये जो देख रहे हो महान आत्मा, ये देख रहे हो तो जो महान लोग है क्या, एक तो ड्रग्स ले रहा है और दूसरा लोग क्या है, स्मार्ट बनने के लिए या तो फैशन के लिए वो जो टैटू वगैरह बनवाता है। तो टैटू बनाने में भी वही होता है, टैटू बनाने से भी फैलता है अगर उसी से यूज किया जाता है। तो ऐसे सब जगह ने जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है जो अच्छे तरीके से बनाता है, अगर वो सब कुछ स्टेरिलाइज करके सारा सिरिंज इंजेक्शन वगैरह जिसमें यूज करता है, अगर स्टेरिलाइज करके बनाता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं और ये जैसे तैसे करता है तो डेफिनेटली भैया ये तुमको टैटू बनाने में भी पकड़ेगा। इसलिए टैटू बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि पता थोड़ी है कि कौन कौन वहाँ पर टैटू बनवाया। क्योंकि कुछ देर पहले बताया कि इसको पता चलने में 5 से 10 साल लग सकता है, इवन 10 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है कि किसी पर्सन में एड्स था। मतलब इस बीच में सबको फैलाएगा वो। अब आगे क्या है, ड्यूरिंग प्रोसीड्योर जो भी बताए थे, ये प्रोसीड्योर क्या होता है? HIV में ऑल्सो स्प्रेड ड्यूरिंग सर्टेन प्रोसीड्योर्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मतलब मान लो किडनी है, एक आदमी का किडनी दूसरे आदमी को किडनी को दिया गया, तो जो बंदा मरा है एड्स के साथ में, HIV के साथ में, अगर उसका किडनी दूसरे को दे दिया जाएगा तो वो भी एड्स से मरेगा। मतलब किडनी फेल्योर से तो नहीं मरेगा लेकिन एड्स से मर जाएगा। हाँ, अब डायलिसिस में तो प्रोसीड्योर डन ड्यूरिंग किडनी फेल्योर इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेटरी ब्लड। मतलब डायलिसिस जब किया जाता है तो मान लो किसी उसी मशीन के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन का डायलिसिस किया था, अब बाद में क्या होता है दूसरे लोगों का उसी से किया जो कि नॉर्मल था, तो वो उस डायलिसिस के टाइम में भी इन्फेक्शन हो सकता है। आगे है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजिंग इन्फेक्टेड सीमेन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो तुम लोग को बताए थे, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे कि इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, तो उस समय अगर
वहाँ पर स्पर्म मतलब सीमेन लिया गया था इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उस कंडीशन में भी HIV फैलेगा। ठीक है। अब है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू द चाइल्ड, मतलब ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। अब है कि कोई अगर प्रेग्नेंट मदर है और उसमें अगर HIV आ गया है तो प्लासेंटा के थ्रू भी फैल सकता है, लेकिन उसका भी एक सर्टन लिमिट है। हो सकता है कि प्लासेंटा के द्वारा उतना नहीं फैले। तो फिर दूसरा क्या है, जिसमें उसका डिलीवरी होगा, तो जो बताए थे ना आँख की जो पुतलियाँ हैं, तो आँख के नीचे का जो लेयर है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और उसमें प्रेजेंट रहता है रिसेप्टर वायरस के लिए। तो उस समय वेजिनल फ्लूइड में जो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसमें हैवी लोड है वायरस का, मतलब वायरस उसमें बहुत ज़्यादा HIV, तो उस समय भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। या तो जो मदर मिल्क है, जो मदर को इन्फेक्शन हो गया और अपने बच्चे को दूध जब पिलाएगी तो उस कंडीशन में भी बच्चे को पकड़ लेगा। अब है क्या कि HIV किससे नहीं फैलता है, मॉस्किटोज कैन नॉट स्प्रेड HIV मॉस्किटो से नहीं फैलता। अच्छा, कल कोई स्टूडेंट आज है क्या जो पूछा था खांसने से फैलता है क्या, छींकने या खांसने से फैलता, आज आया है क्या जो स्टूडेंट कल ये क्वेश्चन पूछा था? नहीं आया है। ओके, चलो मैं बता दूंगा। अभी कल ही एक क्वेश्चन पूछ दिया था कोई स्टूडेंट ने। यहाँ पर क्या है, मच्छर को काटने से नहीं फैलता है HIV, मच्छर को काटने से नहीं फैलता है। इसका कारण ये है कि जब मच्छर फीमेल एनोफिली जो या फीमेल मॉस्किटो ही नॉर्मली काटती है, ये जो देख रहे हो, तो एक टाइम में एक ही पर्सन को काटती है। जैसे मान लो कि अभी एक काटा, मान लो मेरे में देखा कि मच्छर की बहुत बढ़िया आदमी है, इसमें बढ़िया बढ़िया ब्लड होगा, आके मुझे काटेगा, तो मुझे काट के काटेगा नहीं, काटेगी। फीमेल मॉस्किटो ही काट सकती है, मेल मॉस्किटो नहीं काट सकता। तो फीमेल मॉस्किटो ही काट सकती है, मेल मॉस्किटो नहीं काट सकती। तो उस कंडीशन के लिए क्या है, तो फीमेल काटती है, तो मान ले अगर मेरा ब्लड उसको ज़्यादा टेस्टी लगा तो मुझे काट के जाएगा, तो किसी दूसरे को नहीं काटेगा। वो तब तक वहाँ पे इधर उधर बैठा हुआ जगह, जब तक कि वो डाइजेस्ट ना हो जाए पूरा का पूरा ब्लड। आफ्टर डाइजेशन वो दूसरे जगह फैलाएगा। ठीक है। रॉयल अंकित, इज देयर एनी डिवाइस टू डिटेक्ट HIV लाइक वी कैन डिटेक्ट कोरोना थ्रू सम प्रोसेस? हाँ, बहुत सारा है। ओरल किट भी आता है, मतलब जैसे माउथ स्वैब है कोरोना में, जैसे अभी तो होम के लिए अलाउड नहीं हुआ है, लेकिन मिलने लग जाएगा कुछ दिन के बाद। तो HIV को भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। HIV डिटेक्ट करने के लिए भी कई सारा कंट्री में ओरल स्वैब, जैसे कोरोना में होता है ना नेसल या ओरल स्वैब लिया जाता है, क्योंकि इसमें भी तो प्रेजेंट रहता है। तो ओरल स्वैब उस किट में डालने के बाद पता चलता है, विदिन 20 मिनट्स रिजल्ट आ जाता है। तो इंडिया में इसको ओरल स्वैब लेके जो डिटेक्ट किया जाता है उसको अभी इंडिया में अलाउड नहीं किया है, क्योंकि कई सारा हो सकता है कि जब उसको पता चल जाएगा, अपने से चेक करेगा घर में और उसे पता चल जाएगा कि उसको कोरोना है, तो हो सकता है वो सुसाइड वगैरह कर ले। तो इसीलिए इंडिया में उसको अलाउड नहीं किया। इंडियन कल्चर तो कुछ और है ना, तो इसीलिए इंडिया में ये अलाउड नहीं है, लेकिन है वाइल। लेकिन भाई इसका टेंशन नहीं लेना है, इंडिया में जितना भी हेल्थ सेंटर है वो सब जगह एड्स का चेक करवाया जाता है। तुम्हारा जो डिगबोई से बिलोंग करने वाला है, तो डिगबोई में जो सिविल हॉस्पिटल है, जितना भी सिविल हॉस्पिटल वगैरह है ना गवर्नमेंट का, वो सब जगह एड्स का चेक किया जाता है। तो अगर मान लो तुम्हें शक है कि तुमको कभी ऐसा ऐसा हुआ था और इन्फेक्शन पकड़ लिया, मतलब हो सकता है पकड़ लिया हो एड्स, तो तुम सेंटर पे जाओ सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर को दिखलाओ और डॉक्टर को बताओ कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे HIV टेस्ट करवाना है, करवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन इंडिया में जितना भी हेल्थ सेंटर है, कॉमन हेल्थ सेंटर, CSC, सब जगह में फ्री ऑफ कॉस्ट HIV का टेस्टिंग अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर करवाना है तो करा सकते हो। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है अभी कुछ दिन के लिए बैन लगा हुआ रुका हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा दिन थोड़ी, मुश्किल से 1 से 2 महीना के बाद कोरोना का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जाके करवा सकते हो टेस्ट। ओके। तो अब है कि मच्छर को काटने से नहीं होता, क्योंकि मच्छर एलिमेंट्री कैनाल में वो डाइजेस्ट हो जाता है, मच्छर उसको डाइजेस्ट कर जाता है। अब ह्यूमन बींग्स का भी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए किसिंग के टाइम में, मतलब अगर किसिंग होता है, किसिंग में एड्स नहीं फैलता, HIV नहीं फैलता। अगर किसी से गले मिल रहे हैं, हगिंग वगैरह करते हैं, नहीं फैलता। अगर खाना शेयर कर रहे हैं, एक साथ में खाना खा रहे हैं, नहीं फैलता, क्योंकि ऐसे माउथ में सलाइवा वगैरह में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इन्फेक्शन फैला सके। अगर इंसेक्ट कोई काट लेता है, दोनों को, इन्फेक्टेड पर्सन को भी और नॉर्मल पर्सन को भी, तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। अगर एक ही टॉयलेट को यूज किया जाता है, नहीं फैलेगा। अगर सेम बाथरूम को यूज किया जाता है, नहीं फैलेगा। छींकने खांसने से,
मतलब खांसने और छींकने से जो कल पूछे थे कोई स्टूडेंट, नहीं फैलेगा। स्वीटिंग, पसीना जो चलता है उससे नहीं फैलेगा। ऐसे लो अमाउंट ऑफ उसमें भी रहेगा, लो अमाउंट ऑफ HIV, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा कोई कि वो फैला सके, इन्फेक्शन को फैला सके, ठीक है, लेकिन उसमें रहेगा। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV। अब HIV के एक्शन का मैकेनिज्म क्या है ये अपने को देखना है। फिर होगा सिम्टम्स क्या क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्लिनिकल फीचर ऑफ एड्स क्या होता है, क्लिनिकल फीचर ऑफ एड्स, फिर सिम्टम्स, फिर उसका ट्रीटमेंट, कुछ लेवल तक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसके बारे में आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में कल के दिन बंद रहेगा, सैटरडे को हमारा बंद रहता है, हमारा संडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे क्लोज्ड, तो सैटरडे क्लोज्ड है। फिर अब हम लोग का अगला क्लास संडे को होगा, तुम लोग प्रेजेंट जरूर रहना, कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, अभी तक में कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोग पूछ सकते हो। रॉयल, इज देयर एनी डिवाइस टू डिटेक्ट, हाँ रॉयल, अंकित तुम्हारा तो जवाब हो गया है, और किसी का कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ नफीसा, कल क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास होगा, प्रेजेंट रहना। और भी स्टूडेंट जिसे नीट करना है, नीट का तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनने का चॉइस रखते हो, तो संडे को छोड़ो, संडे को क्लास अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि कल क्लास नहीं होगा, सैटरडे क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास होगा। सो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। और हाँ अगर वायरस का डिटेल जानना है, डिटेल वायरस कितना प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, तो आज 1 घंटा के बाद 9 बजे से क्लास है, तो 9 बजे क्लास अटेंड करना, ओके बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स।